Jai Shri Sham everyone, this is your educator Sakshi Dua welcomes you to CMA Foundation Grooming Education. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर पेपर रिगार्डिंग द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की. वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय डैश. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है वेलफेयर डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की है वो किसने दी थी. द ऑप्शंस आर ए एल्फ्रेड मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी रॉबिन्स, डी जैकब वाइनर. तो स्टूडेंट्स welfare definition of economics was given by Alfred Marshall. Okay, so A option is the correct option for question number 51. Moving on to question number 52, which is not a characteristic of human wants. तो students आपसे पूछा जा रहा है इन में से कौन सी human wants की characteristic यानी कि features नहीं है. A wants are satiable, बिल्कुल है कि wants को हम satisfy कर सकते हैं, हमारे पास resources होने चाहिए तो हम wants को satisfy कर सकते हैं. B wants are limited, नहीं स्टूडेंट्स हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, लिमिटेड नहीं होती बल्कि क्या होती हैं अनलिमिटेड. तो ये फीचर नहीं है वॉन्ट्स का, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वॉन्ट्स आर लिमिटेड. सी वॉन्ट्स आर रिकरिंग, वॉन्ट्स रिकरिंग नेचर की होती हैं, रिपीटिव नेचर की होती हैं, बिल्कुल सही बात है. डी वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव, यस हर वॉन्ट को हम पूरा करना चाहते हैं इसीलिए वॉन्ट्स क्या होती हैं कॉम्पिटिटिव होती हैं. ओके, so B option is the correct option for question number 52. Let's move to question number 53. Dash elasticity refers to demand for a commodity in relationship with the price of a close substitute. तो students हम ऐसी कौन सी type of elasticity of demand है जिसमें हम relationship study करते हैं demand for a commodity की किसके साथ, price of a close substitute के साथ. Okay, the options are A cross, B income, C price, D unitary. तो students it is क्रॉस elasticity of demand जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ने दिखाया जब प्राइस ऑफ अ क्लोज सब्सटीट्यूट चेंज हुआ. सो द आंसर इज क्रॉस elasticity ऑफ डिमांड, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 54. मार्केट पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज डैश डिमांड. तो स्टूडेंट्स मार्केट पोटेंशियल को हम मार्केट डिमांड भी बोलते हैं, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 55. The law of variable proportions was not propounded by dash. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि the law of variable proportions जो कि law of production है शॉर्ट रन में, ठीक है, वो किसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था. The options are A मार्शल, B बेनहम, C सैमुअल्सन, D किन्स. तो स्टूडेंट्स किन्स की जो कंट्रीब्यूशन रही है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं. सो D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज किन्स. Question number 56. All factors of production become variable in the dash. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कौन से टाइम पीरियड में सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज वेरिएबल बन जाते हैं. द ऑप्शंस आर ए शॉर्ट रन, बी मीडियम रन, सी लॉन्ग रन, डी वेरी शॉर्ट रन. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स दो मेन टाइम पीरियड है इकोनॉमिक्स में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. राइट, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, वेयर एज सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में आते वेरिएबल बन जाते हैं. राइट, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लॉन्ग रन. क्वेश्चन नंबर 57. डैश कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट. पूछ रहे हैं आपसे कौन सी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं. द ऑप्शंस आर ए प्रोडक्ट कॉस्ट, बी फिक्स्ड कॉस्ट, सी हिस्टोरिकल, डी अपॉर्चुनिटी. तो स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है कि कितने एक्सपेंसेस लगे प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड. ओके, तो प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, एंड द कॉस्ट व्हिच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. तो इसलिए प्रोडक्ट कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की. Dash cost are irrelevant with respect to future business decisions. क्या बोल रहे हैं कौन सी कॉस्ट irrelevant है मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है for taking the business decisions in the future. The options are A product, B fixed, C variable, D sunk. Okay students, तो देखिए students sunk cost होती हैं पास्ट में इनकर की हुई कॉस्ट, पास्ट में इनकर किए हुए एक्सपेंसेस. ओके, तो इसलिए इनका फ्यूचर में बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं होता. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 59. अंडर डैश कॉम्पिटिशन एवरी फर्म विल बी ऑफ ऑप्टिमम
साइज। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कौन सी मार्केट में हर एक फर्म आपको ऑप्टिमम साइज की मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इट इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरी फर्म विल बी ऑफ ऑप्टिमम साइज, क्योंकि हर एक फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर MR इज इक्वल टू MC होता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है इनकी, नो एक्सेस कैपेसिटी, ओके, और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इम्परफेक्ट मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है इम्परफेक्ट मार्केट को कितनी कैटेगरीज में, कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। द ऑप्शंस आर A2, B3, C4, D5। तो स्टूडेंट्स द ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 5 टाइप्स में हम इम्परफेक्ट मार्केट को डिवाइड करते हैं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, monopoly market, monopolistic competition market, oligopoly market and duopoly market. Okay, next question number 61, oligopoly means dash। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है oligopoly market का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स oligopoly market is derived from oligo plus poly, right? oligo मतलब होता है few and poly मतलब होता है sellers, so oligopoly market का मतलब है few sellers, so B option is the correct option। next question number 62, in dash seller is the price maker। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कौन सी मार्केट में सेलर प्राइस मेकर होता है। द ऑप्शंस आर A परफेक्ट कंपटीशन, B मोनोपोली, C ओलिगोपोली, D इम्परफेक्ट मार्केट। तो स्टूडेंट्स मोनोपोली मार्केट में जो सेलर है वो प्राइस मेकर होता है, वो प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करता है, सो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 63, द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड बाय डैश। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है किंग डिमांड कर्व मॉडल जो ओलिगोपोली मार्केट का मॉडल है वो किसने डेवलप किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इट वाज डेवलप्ड बाय पॉल ए स्वीजी, सो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, the market state that satisfies all the essential features of a perfect competition market except identity of a product is known as। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें सारे के सारे इसेंशियल फीचर्स मिलेंगे जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के हैं, लेकिन बस जो डिफरेंट जाएगा वो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। द ऑप्शंस आर A ओलिगोपोली, B डुओपोली, C मोनोपोली, D मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स देखिए परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऑलमोस्ट फीचर सेम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, राइट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, normal profits in long run, normal profits in long run, very large number of buyers, very large number of buyers, right? ये सारे के सारे फीचर्स आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी दिखेंगे और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी दिखेंगे। सिर्फ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल डिफरेंट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, राइट, वेयर एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, राइट। सो D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इन डैश मार्केट द फर्म हैज नो डिफिनाइट डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें डेफिनाइट डिमांड कर्व नहीं होती है। द ऑप्शंस आर A ओलिगोपोली, B डुओपोली, C मोनोपोली, D मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स ओलिगोपोली मार्केट में किंग डिमांड कर्व बताई गई थी पॉल ए स्वीजी ने, लेकिन अगर देखा जाए तो इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होती है ओलिगोपोली मार्केट में। ओलिगोपोली मार्केट में कोई भी डिमांड कर्व प्रॉपर नहीं बताई जा सकती फॉर द फर्म्स, ओके। So A option is the correct option. Question number 66. The act of selling the same commodity at different prices to different buyers is known as dash. तो क्या बोल रहे हैं कि सेम कमोडिटी को सेल आउट करना डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट बायर्स को, इसे क्या बोलते हैं। द ऑप्शंस आर A प्राइस लीडरशिप, नो,
B, differential pricing, yes. B option is the correct option. C, policy pricing, no. D, scheming pricing, no. Okay, so B option is the correct option. Question number 67. Penetrating pricing is adopted by following a dash. तो penetrating pricing policy के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स. पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी होती है जिसमें पहले स्टार्टिंग में लो प्राइस रखा जाता है प्रोडक्ट के लिए, और जैसे जैसे फिर कस्टमर्स आते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, मार्केट शेयर गेन होता है, तो फिर बाद में प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है. सो पेनिट्रेटिंग प्राइसेस में सबसे पहले लो प्राइस रखा जाता है. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 68. 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय डैश. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है 3 डिग्रीज जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, वो किसने डिस्क्राइब की थी, किसने एक्सप्लेन की थी? तो वो की थी एसी पिगू ने, प्रोफेसर एसी पिगू ने. सो पिगू, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 69. इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न बाय डैश. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है लॉन्ग रन में प्राइजेस किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, किन फैक्टर्स पे प्राइजेस डिपेंड करते हैं इनडायरेक्टली. तो स्टूडेंट्स लॉन्ग रन में प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड सप्लाई फोर्सेस. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 70. टाइप्स ऑफ मनी मे बी ऑफ डैश ग्रुप्स. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ मनी कितने ग्रुप्स की हो सकती है. सो द ऑप्शंस आर A2, B3, C4, D5. तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मनी 5 टाइप्स की हो सकती है. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इट इज बेसिकली कमोडिटी मनी, फिएट मनी, कमर्शियल मनी, or you can say commercial bank money, representative money, digital money, etc. Question number 71. Quantity theory of money was propounded by dash. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी किसने इंट्रोड्यूस करी थी. द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय अर्विंग फिशर. ओके स्टूडेंट्स, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 72. मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज वन अमंग द डैश फंक्शंस ऑफ मनी. तो स्टूडेंट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस यानी कि मेन फंक्शंस ऑफ मनी में से है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 73. द मनी सप्लाई अफेक्ट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या बोल रहे हैं, जो मनी सप्लाई है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को. व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस. जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है. दिस हैज बीन स्टेटेड बाय डैश. ये किसने बोला था? तो स्टूडेंट्स ये बोला था किन्स ने, कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है. तो मनी सप्लाई जो है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 74. कलेक्शन ऑफ चेक इज वन अमंग द डैश फंक्शंस. सो कलेक्शन ऑफ चेक किसके कौन से फंक्शन से रिलेटेड है? सो इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द एजेंसी फंक्शन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 75. द आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन डैश. आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था? तो आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था इन द ईयर 1949. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. आईएफएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश. आईएफएससी कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 77. The main purpose of the dash is regulating business in the stock market and other securities markets. तो क्या बोल रहे हैं, मेन पर्पस किसका है कि वो रेगुलेट करेगी बिजनेस को स्टॉक मार्केट में एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट्स में. तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली सेबी होती है जो कंट्रोल करती है स्टॉक मार्केट को, राइट. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सेबी. The main purpose of the SEBI is regulating business in the stock market and other securities markets. Question number 78. Commercial banks creates money on the basis of dash. तो स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक्स जो मनी क्रिएट करते हैं वो कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश डिपॉजिट्स. उनके पास जो कैश डिपॉजिट आते हैं उसी की हेल्प से वो आगे लोगों को लोन दे पाते हैं, राइट. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 79. मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द डैश. मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? सो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है सेंट्रल बैंक जो कि इंडिया में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 80. डैश इन्वायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. कौन सा इन्वायरमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होता है? दैट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होता है, तो वो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 81. Dash environment does not form part of an organization's micro environment. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है. द ऑप्शंस आर ए इंटरमीडिएरीज, ये माइक्रो इन्वायरमेंट में आती हैं. कस्टमर्स माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं. सप्लायर्स माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं. बट लीगल फैक्टर्स मैक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं.
माइक्रो इन्वायरमेंट में नहीं आते हैं. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स. तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, कितने ग्रुप्स में से डिवाइड किया जाता है. सो बेसिकली 2 ग्रुप्स में से डिवाइड किया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो. ओके, सो A2 is the correct option. Question number 83. The term T in SWOT analysis stands for dash. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है T SWOT एनालिसिस में किसे रिप्रेजेंट करता है. तो SWOT एनालिसिस में S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity, T stands for threat. Okay, so C option is the correct option, that is threat. Next, question number 84. The term S in pastel stands for. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है पेस्टल में S किसको रिप्रेजेंट करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, L स्टैंड्स फॉर लीगल. सो पेस्टल में S स्टैंड्स फॉर सोशल. B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 85. Dash factors represent the demographic characteristics, norms, customs and values of the population within which the organization operates. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन को, नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन को, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, राइट. तो यहाँ पर बात हो रही है सोशल फैक्टर्स की. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 86. स्टीवर्डशिप थियरी वाज डेवलप्ड इन डैश. तो आपसे पूछा जा रहा है स्टीवर्डशिप थियरी कब डेवलप हुई थी. तो स्टूडेंट्स इट वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1997. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी कॉस्ट. आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एजेंसी कॉस्ट नहीं है. रेजिडेंशियल लॉस इज अ पार्ट ऑफ एजेंसी कॉस्ट, bonding cost is a part of agency cost, monitoring cost is a part of agency cost, concurrent loss students ये part नहीं है agency cost का. So C option is the correct option. Next question number 88. Dash is concerned with marshalling the human and other resources of the organization. तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो रिलेट करता है with arrangement of human and other resources, or you can say bringing the coordination between human and other resources of the organization. So that is the organizing function students. D option is the correct option. Next question number 89. That Dash stated that management is the art of getting things done through people. किसने बोला था कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, कला है लोगों से काम करवाना, दूसरे लोगों से काम निकलवाने की, बेसिकली getting things done through people. Okay, so it was stated by Mary Parker Follett. So B option is the correct option. Next question number 90. Determining the time schedule of a job is called dash. तो क्या बोल रहे हैं टाइम स्केड्यूल को डिसाइड करना जॉब से रिलेटेड, उसे क्या बोलते हैं. तो इट इज कॉल्ड स्केड्यूलिंग. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 91. डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स. तो स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क को डिवाइड किया जाता है इनटू वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स, जिसमें वर्क को बेसिकली डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन, राइट. जब भी वर्क को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेल्स डिपार्टमेंट में रख दी, मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, लाइक दिस. तो दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है. ए कॉन्फ्रेंस नहीं, बी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग नो, डी ब्रेनस्टॉर्मिंग नो, सी पोजीशन रोटेशन और यू कैन से जॉब रोटेशन, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है. So C option is the correct option. Next question number 93. Dash is what a communicator is communicating. तो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या होता है जो एक कम्युनिकेटर कम्युनिकेट करता है. द ऑप्शंस आर A मैसेज, B मीडियम, C डिकोडिंग, C इनकोडिंग. सो
मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है बाय द कम्युनिकेटर, राइट, यानी कि सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मैसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. अंडर द डैश स्टाइल ऑफ लीडरशिप द पॉलिसी इज टू लीव थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग. तो आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जिसमें लीडर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है. वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है तुम्हें जैसे काम करना है तुम वैसे काम करो. तो ये होता है लीजर्स फेयर, राइट. इसमें हाईएस्ट फ्रीडम दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 95. डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वर्क बाय द सुपीरियर टू हिज और हर सबऑर्डिनेट्स. ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क को दिया जाता है बाय द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट. तो दिस इज कॉल्ड delegation of authority, right students? C option is the correct option. Next question number 96. Management may force workers to call off a strike by giving an ultimatum that otherwise they will be suspended. This is the use of dash power. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट ने वर्कर्स को बोला कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर वो स्ट्राइक को रोकते नहीं हैं. तो यहाँ पर कौन सी पार का यूज किया जा रहा है? The options are A. Reward power, no. B. Expert power, no. C. Referent power, no. D. Coercive power, yes. D option is the correct option. Coercive power का यहाँ पे यूज किया जा रहा है. Question number 97. Dash leadership is a leadership philosophy in which the goal of the leader is to serve. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी लीडरशिप है या ऐसी कौन सी लीडरशिप फिलॉसफी है जहां पर लीडर का मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव सर्व करना है अपने सबऑर्डिनेट्स को. द ऑप्शन आर लीजरस्फीयर, नो. बी ऑटोक्रेटिक, नो. सी डेमोक्रेटिक, नो. डी सर्वेंट, यस. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सर्वेंट लीडरशिप में जो लीडर है वो सर्व करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को. क्वेश्चन नंबर 98. मैस्लोज थियरी एक्सप्लेन्स अबाउट डैश. मैस्लोज थियरी किसे एक्सप्लेन करती है? ए ह्यूमन नीड्स को, बी फाइनेंशियल नीड्स को, सी मशीनरी नीड्स को, डी टेक्निकल नीड्स को. तो स्टूडेंट्स जो मैस्लो की नीड थियरी है दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी, दैट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड्स, दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द ह्यूमन नीड्स. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. प्रोग्राम्ड डिसीजंस आर यूजुअली टेकन बाय डैश द मैनेजर्स. ठीक है, सो प्रोग्राम डिसीजन कौन लेता है? प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 100. डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ द डैश फंक्शन. आपसे पूछा जा रहा है डिसीजन मेकिंग कौन से मैनेजमेंट फंक्शन का पार्ट होता है? तो स्टूडेंट्स जो डिसीजन मेकिंग होती है वो की जाती है अंडर प्लानिंग फंक्शन. ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा. तो जल्दी से चेक कीजिए कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहती हूँ. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम.